Hello and welcome to Hope to Shant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today is 2 December 2022 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हेडलाइन है नवंबर जीएसटी रेवेन्यू राइज 11% फ्रॉम द ईयर अर्लियर। अब इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करें, इस अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या हो सकता है। इसका बैकवर्ड लिंकेज इसके नाम में है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या, जीएसटी है क्या, ये कैसे इम्पैक्ट करता है इकॉनमी को, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इसकी पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि जीएसटी है क्या, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आप समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे आप करते हैं, इम्पैक्ट किसी और पर होता है, इंसिडेंट्स किसी और पर होता है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स का पॉइंट एक नहीं होता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपसे ही लिया गया और आप पर ही इंसिडेंट है, यानी कलेक्ट आपसे ही किया जाएगा और आपको ही पे करना है, दोनों का इम्पैक्ट आपको फील हो रहा है। लेकिन लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक जीएसटी, अगर बिस्किट पर 18% का जीएसटी लगता है, लेट्स से 100 रुपये का बिस्किट है, उस पर 18% का जीएसटी है, 118, आप दुकानदार को 118 रुपये पे करोगे, दुकानदार जो होगा वो 18 रुपये फिर जाकर गवर्नमेंट को पे करेगा। विच मीन्स कि आपने 18 रुपये पे किए आपने, यानी इम्पैक्ट किसको फील होगा, आपको फील होगा। लेकिन इंसिडेंस किस पर है, शॉपकीपर पर इंसिडेंस है। इट्स लाइक अ इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दो कैटेगरी होती है टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साहब एकदम डायरेक्ट सवाल पूछ जाते हैं, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, तो आप फिर न्यूज़ आर्टिकल को ही पढ़ के रह जाएंगे, बस पीछे की जो बैकवर्ड लिंकेज है वो समझ नहीं पाएंगे। तो इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम कह क्यों रहे हैं, अगर आप समझे इस इंडिया के मैप को देखें, लेट्स से कि कोई भी सामान हमने यूपी में प्रोड्यूस किया एक जगह पर यहाँ पर, और यूपी में ही सेल कर दिया, यानी प्रोडक्शन और सेल का स्टेट एक ही है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है। एक स्टेट में प्रोड्यूस हुआ और एक ही स्टेट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा, लेट से 18% का जीएसटी लगा, तो 9% जीएसटी जो है वो सीजीएसटी होगा, यानी सेंटर को जाएगा, और 9% जीएसटी जो है एसजीएसटी है, वो स्टेट को जाएगा। लेकिन कौन सा स्टेट, यूपी स्टेट, क्योंकि यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है, यहीं पर सेल हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि लेट से महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता और यूपी में सेल होता, फिर सवाल आता कि 18% जीएसटी में 9% तो ठीक है सर, सी जीएसटी है, वो तो सेंटर को जाएगा, लेकिन फिर 9% कौन से स्टेट को दें। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर सेल हो रही है, वहाँ वाले को टैक्स मिलेगा। 9% एसजीएसटी का पैसा मिलेगा। तो एसजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा, 9% यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि यूपी में सेल हो रहा है। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हमने जीएसटी लाया क्यों, क्या रीज़न था जीएसटी लाने का। जीएसटी से दो चीज़ें होंगी, कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा। बार बार जो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, ये कहाँ पर मैंने पढ़ाया है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ाया है, फ्री कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी ये पढ़ाया है, यूनिट नंबर 3 में अवेलेबल है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा जीएसटी आपको खोल के समझाया है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, 1 घंटा फिर चला जाएगा है ना, उसका कोई मोटिव नहीं बनता है। तो जीएसटी लाने की मेन वजह क्या थी, कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करता है। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर अगर कोई भी लेट्स से होलसेलर है, अगर होलसेलर ने अपने हिस्से का जीएसटी भर दिया है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिल जाएगा, और उसको रेस्ट जो जीएसटी होगा वो पे करना पड़ेगा। इट्स लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट, लाइक पेटीएम वॉलेट। तो अगर आपने किसी को कोई सामान पे कर दिया है, आपके पेटीएम वॉलेट में उतना पैसा आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपने वो चीज़ कर दी है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ताकि आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ना करें। सर ये सब एलियन लग रहा है, एलियन इसलिए लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने जीएसटी का कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़ा, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैस्केडिंग इफेक्ट एलियन ही लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी में, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर समझ जाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या, एक चीज़ और समझ लें कि जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या। तो सर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम जीएसटी पर अगर ट्रांसफ़र करेंगे अपने आप को, जीएसटी पर लाएंगे और पूरा वन नेशन वन टैक्स होगा, तो जो अभी स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रहा था, लेट से स्टेट को अभी तक 100 रुपये मिल रहा था टैक्स कलेक्शन का, तो स्टेट ने बोला अगर मेरा टैक्स कलेक्शन नीचे चला गया, 90 रुपीज़ हो गया, तो ये तो 10 रुपये का मुझे घाटा हो जाएगा जीएसटी के आने से।
तो ये 10 रुपये की भरपाई कौन करेगा? तो सरकार ने बोला जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे, उससे जो पैसा कलेक्ट होगा उससे 10 रुपये की आपकी भरपाई करेंगे। तो 2022 में स्टेट का कंपनसेशन का क्लॉज जो था वो 2017 से 2022 था, 5 साल तक कंपनसेशन पे करना था। ये पीरियड एंड हो गया है, पर सेस अभी भी चालू है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कोविड के दौरान उतना पैसा आ नहीं पाया हमारे पास, तो सेस हमने अभी भी कंटिन्यू किया है। 2026 तक आई थिंक कंटिन्यू करेंगे, ताकि उस सेस लगाकर जितना भी पैसा सेंटर ने अपनी जेब से निकाल के दिया है वो सेस से पैसा पूरा कलेक्ट करके ले आए। ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है इकॉनमी में। यानी जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म था 2017 में जो लिया गया कि पूरे नेशन में एक टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ बोल रहा है कि 11% राइज फ्रॉम द प्रीवियस नवंबर। तो अगर आप देखें ये भी मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट होता है। कैसे? नवंबर 2019 को नवंबर 2019 को 2020 से कंपेयर करते हैं, 2020 को 21 से कंपेयर करते हैं, 21 को 22 से कंपेयर करते हैं। तो ये जो राइज बोल रहा है ना, ये 11% कहाँ से राइज बोल रहा है? पिछले साल के नवंबर मंथ से इस साल के नवंबर मंथ में कितना राइज हुआ है, इसको बोल रहे हैं जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया है। वैसे अगर आपसे रियल टर्म्स में देखें तो जो हमारे अक्टूबर 2022 का कलेक्शन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नवंबर 2022 का कलेक्शन। लेकिन इन सब डेटा से कि किसका कितना सीजीएसटी मिला, किसको एसजीएसटी कितना रुपए मिला, कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम ये समझें क्यों, ये जीएसटी हम समझें क्यों, इससे होगा क्या। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे यहाँ इनकम टैक्स है दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स। वो प्रोग्रेसिव टैक्स है क्योंकि स्लैब्स बढ़ती रहेंगी यानी अमीर से ज़्यादा अमीर, रिच से ज़्यादा टैक्स लेंगे एंड पुअर से कंपैरेटिवली लो टैक्स लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है साहब। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्स। ये एनालिसिस आपको समझनी पड़ेगी। रिग्रेसिव टैक्स है, अगर आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा तो अगर आपको 18 रुपये जीएसटी में पे करने हैं तो आप रिच हैं पुअर हैं कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर पुअर की इनकम 100 रुपये है, रिच की इनकम 1 लाख रुपए है, तो पुअर की इनकम का 18% चला जाएगा जीएसटी में। लेकिन वहीं पर रिच की 1 लाख रुपए का 18 मतलब बहुत कम हो गया, इतना परसेंट जाएगा। विच मीन्स इट इज़ रिग्रेसिव ऑन टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स बिकॉज पुअर पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है एंड रिच पर कम टैक्स लग रहा है। दैट्स वाई जीएसटी जो है वो एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स है। इकॉनमी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो अगर मैं आपको पहले बताऊं कि हमारा पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो था 55% 45%, विच मीन्स कि जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता था 55% डायरेक्ट टैक्सेस से था, 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अभी क्या हुआ है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हो गया वो 51% हो गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 49% हो गया। विच मीन्स कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इकॉनमी में एक मेन चीज़ इनकम इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों साहब? क्योंकि रिच से कम टैक्स ले रहे हो, पुअर से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, उसका कलेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे पास, तो इनकम इनइक्वलिटी का गैप बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। ये सोसाइटी में और ज़्यादा गैप क्रिएट करेगा। इनकम इनइक्वलिटी का गैप होगा, इनकम इनइक्वलिटी उसके अपने मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे इन अ नेगेटिव सेंस, उसकी वजह से सोसाइटी में और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जीएसटी से अगर रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, ये रिग्रेसिव टैक्स है, हमें और चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से हम डायरेक्ट टैक्स से अपना कलेक्शन बढ़ा सकें। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अगर जीएसटी से कलेक्शन बढ़ेगा तो कैसे भी बढ़े, आ तो रेवेन्यू रहा है गवर्नमेंट के पास, पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट के पास मोर फिस्कल स्पेस होगी, माफ़ कीजिएगा, टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू डू कैपेक्स। जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा गवर्नमेंट के पास, उतने ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, वो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, वो गति शक्ति में पैसा लगा सके, वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में पैसा लगा सके, वो भारतमाला प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, वो सागरमाला में लगा सके, वो पर्वतमाला में लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। बिकॉज साहब 1991 में यही गलती की थी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रा क्रिएशन हमारा जो इकॉनमी का शिफ्ट था वो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ था। तो आपको समझना पड़ेगा जीएसटी एज अ होल क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर के एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का अगर रेशियो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात इनकम इक्वलिटी बढ़ेगा। लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि अगर पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो फिजिकल स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे।
एक सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये है कि आप मुझे बताइए जीएसटी किस पर एप्लीकेबल नहीं है इस समय पर। आप जानते हैं, एक तो मैं बता देता हूँ अल्कोहल पर एप्लीकेबल नहीं है, और बाकी आप बता दो किस पर एप्लीकेबल नहीं है। कमेंट में आंसर ज़रूर देना। अगर आपको इकॉनमी बहुत टफ लगती है तो ट्रस्ट मी, आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ इकॉनमी मेरा ज्वाइन करें। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, जीएसटी कंपनसेशन, सेस, जीएसटी, एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। कहाँ पर क्या लगेगा, अगर अल्कोहल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो अल्कोहल पर क्या एप्लीकेबल है, फिर हम क्या पे करते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी कोर्स में। 130+ आवर्स का कोर्स है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। लेकिन एक चीज़ ना ज़्यादा पढ़ाइए ना एक चीज़ कम पढ़ाइए, एकदम एक्यूरेट क्रिस्प नोट्स बनवाए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। 30 जनवरी तक 2 महीने का कोर्स है। 30 जनवरी 31 जनवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट जो फेब में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जो फेब में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, वो गारंटी मेरी है। ऑल करंट अफेयर मैंने कवर करवाए हैं, कंटेम्पररी इश्यूज कवर करवाए हैं। इकॉनमी को 1947 से नहीं बल्कि पहले से पढ़ाकर पूरा इकॉनमी को कंसोलिडेट भी करवाया है, पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करवाया है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाया है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सिखाई है, मैंने सब कुछ सिखाया है साहब। एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट करें, ये कोर्स ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपकी नॉलेज में एक अलग इन्हांसमेंट, पर्सनालिटी में चांद सितारे लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।